हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल गोल्ड के प्राइसेस से रिलेटेड है। दूसरे आर्टिकल में हम सेस एंड सरचार्ज के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन कैसा चल रहा है इंडिया में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल को समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेस्ट एशिया में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं। वेस्ट एशिया में क्या हुआ है कि भाई यूएस इजराइल जो है, इन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड में शॉर्टेज आ गई। किस चीज की? क्रूड ऑयल की एंड एलपीजी एंड ऑयल की, जिससे इनके प्राइसेस एकदम से इंक्रीज हो गए। अब इनके प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से इकोनॉमीज में आ रहा है इन्फ्लेशन, और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई रेपो रेट जो है वो ऊपर जाएंगे। रेपो रेट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अब ऐसा यूएस में भी होगा। अब एक बात यह कही जाती है कि यूएस डॉलर का और जो आपका गोल्ड है, इसका इनवर्स रिलेशन है कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड आपका नीचे जाएगा। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब वैसे तो आपके जब भी वर्ल्ड में कोई क्राइसिस आते हैं तो गोल्ड को सबसे सेफेस्ट बिड मानी जाता है कि भाई गोल्ड में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बट इस इन्फ्लेशन के डर से जो रेपो रेट इंक्रीज होगा, जिससे डॉलर आपका और ज्यादा प्रीमियम हो जाएगा, तो इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस आपको कम होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, जस्ट बिकॉज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, डॉलर स्ट्रेंथन होगा, और हो सकता है कि लिक्विडिटी का कुछ क्रंच हो, जिसकी वजह से यहां पे जो गोल्ड का प्राइस है वो नीचे चला गया। अब इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिलकर इसको हैंडल करती हैं। वैसे इंडिया में फ्रीली ट्रेडेबल है गोल्ड, बट इसमें एक बात आ जाती है कि आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर गोल्ड की अच्छी खासी मात्रा रखता है। अब यहां पे अगर हम डिस्कस करें तो गोल्ड जिस भी कंट्री के पास ज्यादा हो तो उसके पास 3 बेनिफिट आते हैं। पहला, मान लो अगर आपके बीओपी क्राइसिस आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आते हैं, ये क्या होता है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दर्शाया जाता है। यूजुअली ये 0 होना चाहिए, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होना चाहिए, बट ऐसा होता बहुत कम है। तो जैसे इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो यहां पे लेट्स से अपने को डॉलर बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, तो लेट्स से अगर डॉलर की कमी है तो हम गोल्ड को बेच के यहां पे अदर करेंसी में सेटलमेंट कर सकते हैं। मोर ओवर, आपकी करेंसी जब स्टेबलाइज होती है, क्योंकि आपके पास गोल्ड है बैकिंग के लिए, तो आपकी जो फिएट करेंसी है वो स्टेबलाइज रहेगी। तो इससे इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर और ज्यादा इंक्रीज करता है। अब ये आप ये कह सकते हो कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी कुछ लोग गोल्ड को खरीद के रखते हैं। अब बात आती है कि क्या ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑयल प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो होंगे और ज्यादा इसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, और जो कहीं ना कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे। दूसरा, डॉलर का स्ट्रांग होने की वजह से आपकी अदर करेंसीज क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। अब एक बात है, वर्ल्ड में जो डॉलर है उसको यूज करते हैं हम गोल्ड की ट्रेड के लिए। अब लेट्स से गोल्ड और डॉलर के बीच में क्या रिलेशन यहां पे देखने को मिल रहा है। लेट्स से अगर आपका डॉलर पहुंच गया 100 रुपए $1 का, तो उस केस में क्या होगा, गोल्ड हमारे लिए और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब अगर एक्सपेंसिव हो गया तो लोग इसे कम खरीदेंगे, तो डिमांड इसकी डिक्लाइन कर जाएगी। तो वो भी एक चीज है। फिर कई बार लोगों को जैसे नुकसान ज्यादा हो जाए तो उसको सेटल करने के लिए लेट्स से गोल्ड को बेचेंगे। अब जब वो गोल्ड को बेचेंगे तो उससे भी एक चीज, आपका गोल्ड का प्राइस नीचे की तरफ स्पाइरल करता है। एंड एडिशनली अगर हम बात करें तो एक बात ये भी आ जाती है, जैसे अगर देखो गोल्ड अगर कोई बेचेगा तो क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो प्राइसेस नीचे ही जाएंगे। प्लस एडिशनली क्या होता है कि कुछ लोग जैसे एल्गोरिदम ट्रेड्स वगैरह करते हैं, या कुछ ऐसे ऑटोमेटिक इन्होंने ट्रिगरिंग पॉइंट्स लगा रखे होते हैं। लेट्स से अभी आपका गोल्ड चल रहा है 175,000 रुपीज, यानी 1,75,000। अब ये 1.5 लाख के ऊपर आ गया, तो मैंने यहां पर यह कह रखा था कि भाई जैसे ही 1.5 लाख के ऊपर पहुंचे, जितना गोल्ड है सबको बेच दो। तो जैसे ही वो एक सर्टेन डाउनवर्ड थ्रेशोल्ड आप रीच करते हो, तो वहां से क्या होता है कि भाई लाइक सेल ऑफ स्टार्ट होता है, सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और प्राइसेस और ज्यादा नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब बात आती है कि भाई आपको यहां पे ऐसे सिचुएशन में इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलते हैं।
तो कहते हैं कि भी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है उसमें तो रेजिलियंस देखने को मिल रही है, बट हाँ ज्वेलरी सेक्टर में डिमांड थोड़ी वीक हुई है। अगर देखा जाए इंपोर्ट ट्रेंड की तो अभी भी इंडिया की डोमेस्टिक एपेटाइट बहुत अच्छा खासा है और आपको फेब मंथ के अंदर भी अच्छा खासा प्रीवियस ईयर के मुकाबले ग्रोथ रेट देखने को मिला है यहाँ पे। मोर ओवर अगर हम बात करें रिजर्व बैंक के पास ऑलमोस्ट 880 टन गोल्ड पड़ा है एंड इंडिया के घरों की बात करें तो मिनिमम 24,000 टन हमारे पास गोल्ड है, जो कि वर्ल्ड के गोल्ड रिजर्व का 11% है। अब गवर्नमेंट इसमें क्या इनिशिएटिव लेती है, तो हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके आए थे 2024 के बाद से, ऑल्दो इसे पेपर गोल्ड को हमने इशू नहीं किया, तो ये एक था। बट उसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके आए थे कि हाउस होल्ड में जो गोल्ड पड़ा है उसके कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज करें जिससे इंपोर्ट कम हो सके। देन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो कि हम गिफ्ट सिटी में स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम फिजिकल गोल्ड की डिमांड को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस करना होगा, जहां पर इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर को स्टैग्फ्लेशन से बचना होगा, यानी स्लो ग्रोथ रेट एंड इन्फ्लेशन से। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ आपके जैसे गोल्ड के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको आपको देखते रहना होगा, कहीं स्टैग्फ्लेशन के अंदर हम घुस ना जाएं, उसको हमें रोकना होगा। मोर ओवर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर आपको फोकस करना होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप वापस इंट्रोड्यूस कर सकते हो ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट को आप कम कर सकें। एंड इसके साथ साथ मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए आपको ये जो टेम्परेरी प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है, आप इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें। एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड का प्राइसेस वापस से एक बार शूट करे। तो यहां पे एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल। अभी आपका फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि सेस एंड सरचार्ज को गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसे कलेक्ट कर रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने गवर्नमेंट के स्टैंड को डिफेंड करते हुए ये कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारे पास, हम अपने आप से नहीं कर रहे। आर्टिकल 270 एंड 271 ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर देती है कि भाई वो एक रिक्वायर्ड शेयर को यूज कर सकती है, जहां पर वो रेवेन्यू आपका कलेक्ट किया जाता है सेस एंड सरचार्ज के थ्रू। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भैया जो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, वो तो फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के बेसिस पे यूनियन गवर्नमेंट स्प्लिट करती है, बट सरचार्ज को गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो यहां पे अगर सेस की बात की जाए, ये टैक्स ऑन टैक्स है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस, जैसे एजुकेशन हेल्थ केयर के लिए आप कलेक्ट करते हैं और जैसे वो आपका पर्पस पूरा हुआ आप इसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सरचार्ज एडिशनल टैक्स है, जैसे हाई इनकम वैल्यू लोगों के ऊपर ये लगाया जाता है। इंडिविजुअल जो 50 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो उनके ऊपर ये लगता है, तो ये कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पूल है उसके पास जाता है, वहां पर गवर्नमेंट अपने एक डेफिनेट पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसको हैंडल करता है। तो कहते हैं कि भाई इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट 100 रुपया कमा रही है, उसमें से 20 रुपए अगर सेस एंड सरचार्ज में निकल गए तो 80 रुपए में से ही डिवीजन होगी आपके सेंटर एंड स्टेट के बीच में। अब जिसमें रफली ये 32-33 रुपए आपको स्टेट गवर्नमेंट को देने एंड बाकी जो बचा हुआ पैसा आपके सेंटर के पास चला जाएगा। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये 20 रुपए अभी तो सेंटर के पास जा रहा है, तो सेंटर का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है एंड ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कहीं ना कहीं डिविजिबल पूल छोटा होने की वजह से हमारे जो स्टेट्स है, स्टेट के पास फेयर शेयर उनका नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि भैया देखो यहां पे डेलिबरेटली सेंटर को कुछ पावर दी गई है कि वो कुछ ऐसे टैक्सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगा सकती है जो नेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। मोर ओवर यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि भाई देखो आपकी कुछ स्कीम्स है, जैसे जिसमें हम टोटली सेंटर स्पॉन्सर स्कीम कह देते हैं, जैसे यानी एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है, एक सेंटर सेक्टर स्कीम होती है। स्पॉन्सर में क्या होता है 60-40 के रेशियो में या एक पर्टिकुलर रेशियो में आपको पैसा प्रोवाइड करना होता है एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा का सारा पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो कहते हैं हम ऑलरेडी 105% जो भी हम कलेक्ट करते हैं सेस का वो स्टेट को वापस प्रोवाइड करते हैं वेरियस स्कीम्स के थ्रू। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अपने पास पैसा रख रहे हैं। तो यहां पे सेंटर को कुछ अपने स्पेसिफिक जो फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पैसा चाहिए और इसमें हम डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जो स्टेट की पॉपुलेशन को ही हेल्प करती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए और इवन एजुकेशन के लिए।
तो यहाँ ये कहा जाता है कि भैया देखो एक वर्टिकल बैलेंस आपका क्रिएट नहीं हो पा रहा, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है। स्टेट आर्ग्यू ये करते हैं कि भाई उनका हेल्थ, एजुकेशन और पुलिस के ऊपर खर्चा इंक्रीज होता जा रहा है एंड उनके पास सेंटर जैसे कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज को मेंटेन कर सके। मोर ओवर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की जाए तो ये कहते हैं कि भाई आपका सेस अंडर यूटिलाइज रहा है और ज्यादातर मिस क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिली है। तो इसका वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि भाई आप यहाँ पे रेशनलाइज करो, भाई सेस को बहुत ज्यादा आप इंक्रीज मत करो एंड मोर ओवर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हुए यहां पर 16th फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आप स्टेट को कुछ कंपनसेट करो उनके लॉसेस के लिए। उसके अलावा आप ऑडिट कंप्लायंस को यहां पर फुलफिल करो कि जो भी आपका पैसा आप खर्च कर रहे हो वो डेडिकेटेड उसी रिजर्व में जाना चाहिए, आप इस चीज को इंश्योर करो। अब बात करते हैं इंडिया के 2022 के एक फैसले की। तो हुआ ये था 2021-22 में हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था सिंगल यूज प्लास्टिक, बट बैन तो कागजों में हुआ था, एक्चुअल में आज भी 84% जो लोकेशन सर्वे की गई थी उसमें 4 मेजर सिटीज के अंदर आज भी हमें सिंगल यूज प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो यहां पर जैसे डाइनिंग एंड कटलरी, प्लेट्स, कप, ग्लास, आपके स्पून्स, नाइफ्स, स्ट्रॉ एंड जो स्टीयरिंग वाले चीजें होती है उसमें आज भी प्लास्टिक को यूज किया जाता है। पैकेट फ्लेमिंग की बात करी जाए तो यहां पर रैपिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए या सिगरेट्स के ऊपर, इनविटेशन कार्ड्स और बॉक्सेस के ऊपर इसको यूज किया जाता है। एयरबड्स के अंदर प्लास्टिक स्टिक का यूज किया जाता है, प्लास्टिक बैलून्स में यूज किया जाता है, प्लास्टिक फ्लैग्स में, कैंडी स्टिक्स में, आइसक्रीम में, इन सब में अभी भी यूज चल रहा है। थर्मोकोल में इसका डेकोरेशन के पर्पस के लिए यूज होता है एंड पीवीसी को तो बैन किया था जो कि 100 माइक्रोन से नीचे हो। तो कहते हैं कि भाई इन सब चीजों में सेल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रोहिबिशन लगाई है, बट आज भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये बैन ऑल्दो जुलाई 2022 में देखने को मिला था, बट अभी भी इसके ऊपर कुछ खास काम नहीं हुआ, जहां पर 19 आइटम के ऊपर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और 2021 के अंडर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात की थी। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैंडल कर रही है। बट अगर आज की डेट में बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो आपका एक बार यूज किया उसके बाद दोबारा यूज नहीं हो सकता, आप डिस्पोज ऑफ कर देते हो। तो कहते हैं कि भाई आज भी इसका काफी आपको ह्यूज यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है एंड एवरी ईयर 380 मिलियन टन ऐसा प्लास्टिक हमारा जो डिस्पोज ऑफ होता है ये सीधा सीधा ओशंस में जाता है, जिससे हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। इवन इन प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने के लिए पेट्रोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज उससे होता है, मरीन लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टिक का माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म में फूड चेन में एंटर करके कैंसर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है, टूरिज्म के ऊपर नेगेटिव असर डालता है। तो आप यहाँ पे इसको रोकिए। तो अभी अगर हम बात करें कोई भी बैग 120 माइक्रोन थिकनेस से कम हो तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हो प्लास्टिक के। मोर ओवर 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर जो आपके नॉन वोवन जो आपके बैग्स हैं उससे नीचे की मोटाई के आप यूज नहीं कर सकते हो। तो कहते हैं कि भी देखो अभी तो नॉन कंप्लायंस आपको 560 लोकेशन में भुवनेश्वर, दिल्ली और गुवाहाटी में देखने को मिल रहा है एंड मुंबई में भी। एंड भुवनेश्वर की अगर बात करें तो 89% आपको वायलेशन देखने को मिल रहा है एंड दिल्ली उसके बाद 86%। वैसे तो जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं जैसे मॉल्स हो गए, लार्ज रिटेल शॉप्स, वहां पर तो आपको अडेरेंस काफी अच्छी देखने को मिल रही है, बट स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल मार्केट, जूस स्टॉल, यहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब कहते हैं कि वेंडर ये कहते हैं कि भी ज्यादातर ऑलमोस्ट 91% ऑफ वेंडर इन्होंने कहा कि भी कस्टमर आज भी इसकी डिमांड करते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि ये इसे हाइजीनिक मानते हैं। तो कहा जाता है कि भाई देखो कॉस्ट एक डिसएडवांटेज है हमारे सामने। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए शॉपकीपर्स इनको यूज़ करने से गुरेज करते हैं। सप्लाई चेन की भी प्रॉब्लम है, हाई क्वालिटी अल्टरनेटिव इतनी जल्दी इजीली मिलते नहीं है। तो यहाँ पे वैसे हमें ये कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वैसे तो हमने प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल के अंदर 2016 और 21 में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की थी, बट इसका एक पोर्टल भी क्रिएट किया था। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 में भी इसके ऊपर फोकस किया था, बट कहीं ना कहीं प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। उस मॉनिटरिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स को हमें यहाँ पर इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जैसे बेगासिस को आप यूज कर सकते हो, बैम्बू को यूज कर सकते हो, आप थिक क्लॉथ बैग्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। इनके प्राइस को कम करने की जरूरत है ताकि ये प्लास्टिक के साथ कॉम्पीट कर सके। यहाँ पे जैसे बिहेवियरल चेंज के लिए आपको एग्रेसिवली कैंपेन करना पड़ेगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के लिए किया था, इससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं आईपीआर से रिलेटेड आखिरी आर्टिकल की। तो सेमाग्लूटाइड जो है ये एक एक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि 2 ड्रग्स में
विगोवी और जेम्पेक में यूज किया जाता है। ये डायबिटीज और वेट लॉस के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है उसके लिए ये इसका यूज होता है, एंड किसी को क्रॉनिक लाइक फैट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये आपके हार्मोनल ड्रग्स हैं जो कि आप ये कह सकते हो कि इंसुलिन के रिलीज को रेगुलेट करते हैं एंड स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को प्रमोट करते हैं, तो जिससे ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं एंड बॉडी के अंदर फैट को भी रिड्यूस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इससे डील करती है एंड ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। तो वैसे ये आपकी शेड्यूल एच ड्रग्स है, मतलब अगर शेड्यूल एच ड्रग्स की बात की जाए तो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसे यूज नहीं कर सकते हो, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। बट अभी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि इसका ना आईपीआर अभी खत्म हो गया, पेटेंट जो है वो खत्म हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? एक लीगल प्रिविलेज है जहां पे आपका जो भी आपके पास आपने इनोवेशन किया है उसके लिए 20 साल के लिए आपके पास आप ये कह सकते हो कि राइट्स आ जाते हैं कि आपकी परमिशन के बिना कोई उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे लेके आए थे, और इंडिया के अंदर भी हम वैसे लाइक पेटेंट्स को प्रमोट करने के लिए पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2024 लेके आए थे, जहां पे हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई लाइक एक डेडलाइन हम क्रिएट करते हैं कि आप फाइल कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिन, जिसको 48 मंथ से कट करके हमने 31 मंथ पे लेके आए थे। काफी इसमें इंप्रूवमेंट की थी। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप अगर हम बात करें तो ये इन्वेंटर के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है, एंड हमने 10% रिन्यूअल फीस को भी रिड्यूस करने की बात की थी अगर आप एटलीस्ट 4 साल पहले इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करते हो तो वैसे तो ड्राफ्ट डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बिल भी हम लेके आ रहे हैं जिसमें AI NFT नॉन फंजिबल टोकन्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, एंड जन विश्वास एक्ट के अंदर भी हमने कुछ डिक्रिमिनलाइज किए थे माइनर ऑफेंसेस को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड थे। वैसे इंडिया के अंदर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 इसे गवर्न करती है, जहां पर क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया के ऊपर हमारा फोकस है। एंड इसका बेनिफिट ये देखने को मिला था, जो भारत 66 रैंक पे आता था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ, 39th पोजीशन में हम आए। अब ओवरऑल 1 लाख पेटेंट हमने जनरेट किए थे मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में, एंड अप्रोक्सीमेटली 15% का आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो वैसे यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि राइट टू हेल्थ को ये प्रमोट करेगा, अफोर्डेबल मेडिसिन को आप प्रमोट कर सकते हो। सेक्शन 3D जो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में बात करता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स को आप कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। बट इसमें बात ये आती है कि भाई देखो, अब इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी हो सकता है। वैसे तो अच्छी चीज ये है कि देखो, इससे जो आपकी जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 50 to 80% डिक्लाइन कर जाएगी। जो 8-10 हजार के आसपास होती थी वो 1.5 से 5,000 के बीच में आ जाएगी। इंडिया में वैसे भी डायबिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, 101 मिलियन लोगों को डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज। तो लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्री के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। एडिशनली अगर हम बात करें ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, तो हमारी मेजर कंपनीज इसको परस्यू कर सकती है। अब यहाँ पे बात यह है कि वाइल्ड वेस्ट सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, चीप ड्रग्स आएंगी बट आपने ओवरसाइट ढंग से नहीं रखा तो इससे मिसयूज पोटेंशियली आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। मोर ओवर हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, खासकर जो ये इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे लो लीन मास देखने को मिलता है, मसल मास, और अगर हम इन ड्रग्स का मिसयूज करेंगे तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यहाँ पे आपको रिबाउंड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जब भी आप इस मेडिसिन को छोड़ोगे तो वापस से आपका वेट शूट करता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड एक प्रॉब्लम ये भी है भाई, जिम्स के अंदर और डाइटिशियंस इसका मिसयूज कर सकते हैं, लोगों को मिसगाइड करके उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि भी देखो, अभी तो आपको नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात की जाए तो इसमें हम रेगुलेट कर रहे हैं शेड्यूल एच ड्रग्स को, जो कि ओवर द काउंटर सेल जिसके हम रोकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पर सेरोगेट जो एडवर्टाइजमेंट है, जैसे मिसयूज मेडिसिन का जिससे प्रमोट होता है, हम उसको भी रोकने की बात करते हैं। तो वैसे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आओ जिससे आप सिर्फ जो स्पेशलिस्ट है वही इस मेडिसिन को एडवाइस कर सके। सेरोगेट एडवर्टाइजिंग को आपको रोकना होगा, एंड क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही आप फिजिशियन को कहो कि भाई इसको आप अलाउ कीजिए इंडिया के अंदर। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।